सुनने वालों को चंचल वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई आज जो है ना बड़े ख़ास दिन हैं और जब ऐसे दिन पर जब हम अपने साथियों से मिलते हैं तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो है ख़ास दिवस इसलिए भी है कि मानवाधिकार दिवस है और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ पुरस्कार का भी दिवस है। हाँ, और आज सखियों से हम बातें करेंगे बहुत सारी, जिसमें बात होगी एक सखी की जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी है। जी हाँ, और बातें करेंगे, एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। तो भाई देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि हम मौसम है, जैसे हमने कल भी कहा था कार्यक्रम में कि ये मौसम है सब्जियों का और व्यायाम करने का और स्वस्थ रहने का। तो लेकिन सब्जियां तरोताज़ा घर में ढेर सारी लाई जाएं और रखी कैसे जाएं, इस पर बात करेंगे। और मौसम में इन दिनों हो जाता है थोड़ा सा रूखा सूखापन, तो जैतून का तेल बड़े काम की चीज है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और जाहिर है कि आज शुक्रवार है तो हम व्यंजन विधि लेकर हाजिर हैं। बहुत सारे व्यंजन कैसे बनाएं, पहले तो सब्जियों को ठीक से रखें और फिर उससे व्यंजन कैसे बनाएं, है ना। सही। तो नोबेल पुरस्कार के दिवस की आज आपने बात की कि आज का दिन होता है जिस दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हर साल 10 दिसंबर को ये जो भी इस पुरस्कार को जीतते हैं उनको दिया जाता है और अक्टूबर में घोषणा तो कर दी जाती है कि किनको मिलेगा, लेकिन देते हैं 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। उसका कारण ये है कि ये होता है स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का स्मृति दिवस। जी हाँ, और आज के दिन ख़ास तौर से उनकी तरफ से हर साल प्रदान किया जाता है। ये फाउंडेशन है एक तरीके से, ये पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन की तरफ से हर साल दिया जाता है। ये वैसे भी हम सब हमारे साथी जानते ही होंगे कि भाई दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है जो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रेणु जी, अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक थे, स्वीडन के रहने वाले थे, एक महान रसायनज्ञ यानी केमिस्ट थे और इंजीनियर थे और उन्होंने डायनामाइट नाम का एक प्रसिद्ध जो विस्फोटक है उसका आविष्कार किया। डायनामाइट को कौन नहीं जानता। और अल्फ्रेड नोबेल ने को डायनामाइट और इसके विज्ञान जो इन्होंने आविष्कार किए, तो इसकी जो विध्वंसक शक्ति थी इसकी बखूबी जानकारी वो रखते थे। जी हाँ, इसीलिए तो उन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले इजाद किया और सोचा कि विश्व में शांति रहे। ठीक है, डायनामाइट पता चल गया है ज़रूर, लेकिन फिर भी शांति कायम रहे इसके लिए लोग प्रयास करें और इसीलिए शांति का नोबेल पुरस्कार घोषित किया उन्होंने। और 10 दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपनी ढेर सारी जो अकूत संपत्ति थी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया, जो कि अभी हमने जैसे बात की ना, फाउंडेशन बना दिया। और उनकी इच्छा थी कि इस धनराशि के न्यास से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। और इस तरह से अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के हिसाब से ही ये जो फाउंडेशन बनी, हर साल 10 दिसंबर को उनके स्मृति दिवस पर ये अवार्ड जो भी अच्छे कार्य करते हैं मानव कल्याण के क्षेत्र में उन्हें दिया जाता है। और इस बार भी जैसे कि हमने कहा ना कि ये पहले ही घोषणा हो जाती है, 17 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो चुकी है। लंबी सूची है, हर क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन फिर जैसे हमने बात की ना शांति का नोबेल पुरस्कार, तो 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेविच मुरातोव को। ये दोनों ही पत्रकार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्हें ये दिया जा रहा है। तो यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोग शांति अमन कायम रहे पूरे विश्व में, ऐसी हम भी कामना करते हैं ना। और जिन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है उनके लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ।
होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां। तुमसे दूर रह के, तुमसे दूर रह के। सच्चों से दूर रह के हमें भी बड़ी तकलीफ होती है, और जब आ जाते हैं उनके पास में फिर से तो बिल्कुल एक उल्लास होता है। उल्लास होता है, और सब लोग ऐसे ही खुश रहें, प्यार अमन, जैसा हमने पहले भी कहा कि पूरे विश्व में फैलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और वैसे भी लोगों के अधिकार जब सुरक्षित रहेंगे तो जाहिर है कि वो खुश रहेंगे। तो आज बात करेंगे हम मानवाधिकार दिवस की। मानवाधिकार दिवस लोगों को उन अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है रेणु जी, जो हर साल 10 दिसंबर को दुनिया में जिसे हम मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को घोषित किया था, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में इस तरफ ध्यान खींचना था कि मानवाधिकार की तरफ लोगों का ध्यान जाए और उसके जो समर्थक हैं, संरक्षण हैं, उनके बारे में भी बात हो सके। साल 1948 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको अपनाया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने के लिए असेंबली ने सभी सदस्यों मतलब देशों को 1950 में आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 423 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए सार्वभौमिक घोषणा की, और इसे अपनाया गया, और जाहिर है हम तब से मना रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहा जाता है, जो कि अविच्छेद्य अधिकारों की घोषणा करता है, जो हर किसी को नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक, अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना एक इंसान होने का हक प्रदान करता है। और 500 से भी अधिक भाषाओं में ये दस्तावेज है। साथ ही दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित दस्तावेज भी ये है। भाई पूरे मानवाधिकार की बात है तो बाहर लंबा दस्तावेज होगा, और इसकी घोषणा सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्र को इन 5 भाषाओं में प्राप्त अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश अनुवाद का जो पाठ दिया गया है वो भारत सरकार द्वारा भी स्वीकृत है। मानव परिवार के सभी सदस्यों को जन्मजात गौरव और समान अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है ना। मानवाधिकारों के प्रति अब उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही दुनिया में कई बार इस तरह के बहुत बर्बर कार्य भी हुए हैं रेणु जी, जिनसे मनुष्य की आत्मा पर भी अत्याचार किया गया। इसलिए एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें लोगों को बोलने और धर्म की भी आज़ादी मिल सके, भय और अभाव से भी उनको दूर रखा जा सके, और सर्वसाधारण के लिए इसको घोषित किया। जी हाँ, अगर अन्याय युक्त शासन के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए और उसे ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और साथ ही सभी राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की जनता ने मानव अधिकारों के तहत सभी के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराया और निश्चय किया कि स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति और जीवन के स्तर को बेहतर और ऊंचा किया जाए। और सदस्य देश जो भी थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी आज़ादी के प्रति सबका सम्मान करेंगे। इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों का स्वरूप ठीक ठाक समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मानव अधिकारों की ये सार्वभौमिक घोषणा सभी देशों के लिए एक समान सफलता हम मान सकते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी सफलता है, और इसका उद्देश्य भी यही है ना चंचल कि इस समाज इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये जो घोषणा की गई इन सबको हर समय जहन में रखा जाए कि शिक्षा के द्वारा और लोगों को शिक्षित करके ये प्रयत्न किया जाए कि इन अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे सदस्य देशों की जनता के इन अधिकारों का पालन हो सके या उन्हें अधिकार मिल सके। जी, और मानवाधिकार दिवस को उन
के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। और मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग इन पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मानवाधिकार बिल्कुल सही तुमने कहा कि किसी भी आधार पर या जैसे किसी प्रांत या किसी क्षेत्रवाद से ये सब ऊपर उठ के है। एक इंसान को इंसान के तौर पर उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। और हमारे देश की अगर हम बात करें तो भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 में अमल में आया और जिसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे मजदूरी, HIV, एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, महिला अधिकार, मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं ताकि सबको उनका अधिकार मिल सके। और अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं, लेकिन क्या लेकर हाजिर हैं? इसके बाद हम बताएंगे जो वैज्ञानिक हैं पद्मावती बंदोपाध्याय, उनके बारे में, जो पहली एयर मार्शल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है चंचल, हम तो ये भी बताएंगे कि चमकदार त्वचा कैसे हो जैतून से और तरोताजा सब्जी कैसे रखें। लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं, ऐसा करें? पहले एक गीत सुन के फिर ये बातें हम करेंगे। करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ।
हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके के नाम के साथ जुड़ जाता है कि वो हमेशा पहले ही आएंगे, फर्स्ट रहेंगे। तो यही एक नाम है पद्मावती बंदोपाध्याय का। जी हाँ, पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल हैं। डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय 1968 में वायुसेना में शामिल हुई और उनके साथ, जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट रहना, हमेशा आगे रही। इसके साथ और भी उनके साथ कहना चाहिए कि उपलब्धियां उनके करियर में हैं और भारत की एरोस्पेस मेडिकल सोसाइटी के फेलो बनने वाली भी पहली रही। उत्तरी ध्रुव पर वैज्ञानिक शोध करने वाली भी वो हमारी पहली भारतीय महिला हैं। और सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में 3 स्टार रैंक पाने वाली वो दूसरी महिला है। वायुसेना की और चिकित्सा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी 2020 में नवाजा जा चुका है। भाई 4 नवंबर 1944 को आंध्र प्रदेश आपका जन्म हुआ और आपकी माँ तपेदिक से पीड़ित थी और महज 4-5 साल की उम्र में ही प्राथमिक चिकित्सा उनकी करनी पड़ी। भाई जाहिर है देखभाल करना पड़ा। और इसके अलावा नई दिल्ली में उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला मेडिकल कॉलेज कार्यरत थी। तो पद्मावती बताती हैं कि अपनी माँ की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने का उनका अनुभव तो था ही, और पड़ोस की महिला डॉक्टर, ये सब उनकी शुरुआती प्रेरणा रही, जिसकी वजह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। और पद्मावती ने साल 1968 में वायुसेना में वो शामिल हो गई। उन्होंने विंग कमांडर SN उपाध्याय, जो कि उन्हीं के एक साथी थे, वायुसेना में अधिकारी थे, उनके साथ उनका विवाह हुआ और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके आचरण के लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक VSM इससे सम्मानित किया गया था। सतीनाथ, जो उनके हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, और पद्मा जी को एक साथ इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। और इस तरह से एक साथ कोई पति पत्नी युगल इस पुरस्कार को पाने वाले पहले थे। अच्छा, जैसे सतीनाथ तुमने बताया, तो SN बंदोपाध्याय, अच्छा इनका पूरा नाम हुआ। अगर हम करियर की बात करें तो अपने करियर में वे भारत के एरोस्पेस मेडिकल सोसाइटी के फेलो बनने वाली पहली महिला, फिर उत्तरी ध्रुव में भी वो पहली महिला रही शोध करने वाली, और 1978 में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला बनी, सशस्त्र बल अधिकारी भी बनी, और एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज भी थी आप। और 2002 में वे एयर वाइस मार्शल में 2 स्टार रैंक में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी। पद्मा बंदोपाध्याय एक विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ और न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस की सदस्य भी हैं। और उपलब्धियों की हमने बात की कि बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से इनको नवाजा गया, तो उनकी हम बात करते हैं। पद्मावती बंदोपाध्याय को विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, संग्राम पदक, विजय पदक, उच्च सेवा पदक, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, राष्ट्रपति से सम्मान पदक सहित दुनिया भर में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। और 2014 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया। क्या बात है। उनको वायु सेना की सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा हम बता चुके हैं कि 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और जैसे कि उनके मन में था कि उन्हें फौज में भर्ती होना है, तो लोग ये बोलकर उनका मजाक बनाते थे कि भाई लड़की हो कैसे बनोगी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब उन्हें पद्मश्री मिली तो बहुत गर्व की बात है कि जब लोग मजाक बनाते हों और फिर आप वो करके दिखाएं और कहीं ना कहीं लोग फिर याद करें तो अच्छा लगता है। और डॉक्टर
पद्मा बंदोपाध्याय के अनुसार सेना की वर्दी उन युवतियों के लिए नहीं है जो सिर्फ रोमांच के लिए इस सेवा में आना चाहती हैं, लेकिन अगर कोई लड़की मानसिक तौर पर तैयार नहीं होगी तो ये सर्विस उसके लिए एवरेस्ट फतेह करने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसा होता है। बिल्कुल, यानी कि जुनून होना चाहिए। सिर्फ आप वर्दी का रौब देख कर न सोचें कि आपको जी। इसमें आना है। सेना में कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, इनसे उन्हें एक आम सैनिक की तरह निपटना होता है और महिला होने के नाते वे इससे बच नहीं सकती कि अगर आप ये सोचें कि आपको छूट मिल जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सर्विस में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लिया जा सकता है और सजा के तौर पर भी ये आपके उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे मानसिक रूप से तैयार हैं उसको लेने के लिए। बिल्कुल, तो जो बच्चियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, एक पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं, हम उन सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मेरे जीवन में चमका सवेरा, मिटा दिल से वो गम का अंधेरा। हरे खेतों में गाए कोई लहरा, वो यहाँ दिल पर किसी का ना पहरा। रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, रंग बहारों ने भरा मेरे जीवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
लेकिन भाई आजकल बिल्कुल कोई आज़ाद होकर नहीं घूम सकता, क्योंकि सब्जियां इतनी आती हैं हरी ताज़ी कि आपको संभाल कर रखना पड़ता है। चंचल, हम लोग तो बताएंगे, लेकिन हमें बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि मौसम गर्मी का हो या बारिश का, सब्जियों का फ्लो का कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जी और फलों के लिए इन्होंने शायद लिखा है। कई बार हम बाजार से खरीद कर ऐसे ही रख देते हैं, इसलिए कुछ दिन बाद खराब होने लगती हैं। तो हमारे घर में जब से कोरोना आया, मतलब ये लिख रही हैं जब से कोरोना आया तब से हमारे घर में, उससे पहले भी सब्जियों फलों को पानी से साफ करते हैं, फिर सूखने के लिए रख देते हैं, और कुछ सब्जियों को फलों को पॉलीथीन में रखते हैं ताकि जल्दी खराब ना हो। बिल्कुल, सब्जियों को खराब होने से बचाना जरूरी है, लेकिन इस वक्त एक अंतराल का समय हो गया है और वो लेना भी बहुत जरूरी है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ हैं और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद फिर से हम हाजिर हैं। जी हाँ, हम हाजिर हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कागज़ और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम आज व्यंजन विधि भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं सब्जियों को हम तरोताज़ा कैसे रखें। बहुत सारे तरीके हैं। हमारे एक साथी ने और भी लिखकर भेजा है कि हमेशा फैला कर रखें सब्जियों को, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, इससे सब्जियां ज़्यादा दिनों तक ताज़ी रहेंगी। साथ ही टोकरी में सब्जियों को एक के ऊपर एक न रखें। खीरा है, शिमला मिर्च, सहजन, बैंगन जैसी सब्जियों को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उन्हें सूती जो होते हैं कपड़े, उनमें हल्का सा गीला करके लपेट कर रखें, इससे ज़्यादा दिनों तक शिमला मिर्च फ्रेश रहेगी। कच्चे आलू को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए उसे लहसुन के साथ रखें, इससे आलू जल्दी खराब नहीं होंगे। और एक तरीका हम बताते हैं कि जो अखबार हमारे घर में आते हैं, जब महीना पूरा होता है तो कई बार उन्हें हम रद्दी समय में निकाल देते हैं, तो इसकी बजाय इसमें लपेट कर अगर सब्जियों को रखा जाए तो सब्जियां तरोताज़ा बनी रहती हैं। और जिस वेजिटेबल बॉक्स में फ्रिज के अंदर हम सब्जियों को रखते हैं, वहां भी अगर नीचे इसे बिछा दिया जाए, अखबारों को बिछा दिया जाए, तो जो अतिरिक्त नमी होती है उसे कागज सोख लेते हैं, जिसकी वजह से फल और सब्जियां हैं वो खराब नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही खास तौर से हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, अखबार हो या आपके पास आजकल कागज के थैले वैसे भी सामानों के साथ भी आते हैं, उनमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे पॉलिथीन में अगर आप रख देंगे, धनिया है या पालक है, मेथी है, तो इसको अगर कागज में लपेटने के बाद अगर आप उसको किसी कपड़े की थैली में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और टमाटरों को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टमाटरों को ठंडे तापमान पर रखने से इनका स्वाद और रंगत है दोनों ही बदल जाते हैं, इसलिए टमाटर को कमरे का जो तापमान है उसी में रखें। इसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, केले, इनको फ्रिज में रखना नहीं चाहिए, इन्हें बाहर ही रखें। फ्रिज में कोई सब्जी अगर खराब हो रही है तो उस सब्जियों को बाकी सब्जी से या फलों से अलग कर देना चाहिए, नहीं तो वो बाकियों को भी खराब कर देता है। बिल्कुल। और जिन चीजों को फ्रिज में नहीं रखते हैं उन्हें ऐसे स्थान पर कभी ना रखें जहां आसपास गर्म एरिया हो, यानी कि जैसे आपका गैस जहां जलता है या कहीं ओवन है, कुछ ऐसी चीज है उसके आसपास ना रखें। जैसे कि खास तौर से जैसे जो सब्जियां जल्दी पकती हैं या फल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो केला हो या जो भी सब फल है, उसको भी अगर हम गर्म स्थान पर रखेंगे तो, या कहीं आपके कमरे में या रसोई घर में कहीं धूप आती है वहां ना रखें। और ऐसा नहीं कि सब्जियों को हमेशा सूखा ही स्टोर किया जाता है, अलग अलग तरीके से स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं फल और सब्जियों को। तो कुछ सब्जियां और फल ऐसे हैं जिन्हें हम बिना धोए भी स्टोर कर सकते हैं। और आलू या सेब को अगर छील लिया है तो फिर इनको स्टोर ना करें, इन्हें इस्तेमाल कर लें। और अगर रखना हो तो किसी पानी से भरे कंटेनर के अंदर रखना चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं जब सब्जी बनाना है, हमें आलू काटते हैं तो हम उन्हें पानी में रख देते ताकि वो काले ना पड़े। जी।
ऐसा भी होता है कि बाजार से फल सब्जियां लाकर पहले उन्हें धोते हैं, फिर फ्रिज में स्टोर करते हैं, और कभी कभी इसलिए जल्दी सब्जियां गल जाती हैं, खासतौर से हरी पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करें चंचल, तो इनको खासतौर से अगर धो भी लिया है आपने तो उसे फैलाकर सुखा लें, और अच्छा होगा कि कागज पर या कपड़े के ऊपर फैला लें और फिर सुखा दें उसे। अगर धोते हैं तो जाहिर है उसका तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और है, अगर आप हरी धनिया जैसे है तो अगर उसको हमें रोज इस्तेमाल करना है, अब रोज कौन काटेगा, तो बेहतर है कि आप उसको धो लें खूब अच्छी तरह से, फिर काट लें और फिर उसको लेकिन सुखा लें। हाँ। किसी जालीदार बर्तन में रखकर या कपड़े में रखकर, और उसका जब सूख जाए तो एयर टाइट डिब्बे में अगर आप रख लेंगी तो आप उसको 3-4 दिन तक प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर आपके पास फ्रिज उपलब्ध नहीं है, या फिर आपके जिस जगह आप रहते हैं वहां बिजली जाने की समस्या कुछ ज्यादा रहती है, तो बिना फ्रिज के किस तरह से सब्जियों को स्टोर करना है ये भी आना चाहिए। और कई बार सब्जियां इसलिए भी हम ज्यादा ले आते हैं कि भाई घर से मंडी बहुत दूर होती है, हाँ। तो बार बार कौन जाएगा, इसलिए सब्जियों को बहुत हम ज्यादा ले आते हैं। तो उन सब्जियों को स्टोर करने के लिए ठीक तरीका आना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। तो फैला कर रखें जैसा हम बता ही चुके हैं, और गीले कपड़े में लपेट कर रखें। गाजर को अगर बहुत दिन तक ताजा रखना है तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है, जड़ वाला जो हिस्सा होता है, उसको थोड़ा सा काट कर रखना चाहिए और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देना चाहिए। तो इससे गाजर जो है वो कई दिनों तक ताजा बने रहते हैं। क्या बात है। और करी पत्ते जो होते हैं इनको हमेशा तेल में तलकर अगर रखेंगे तो 1 सप्ताह तक भी इनको ताजा रख सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखा है। जी हाँ, ऐसे ही हरी मिर्च अगर आपको रखनी है तो उसको खूब धो लें अच्छी तरह से, फिर सुखा दें, और उसके बाद जो उसकी डंडी होती है उसको तोड़ दें। तोड़ें इस तरह से कि उसको काटे नहीं, बल्कि उसको ऐसे खींच के तोड़ें कि वो जैसे लगे स्वाभाविक रूप से अलग हुई है। और उसके बाद अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो आप 1 हफ्ते तक उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और टमाटर को अगर ताजा रखना है तो जिस प्लास्टिक बैग में आपने उनको रखा है तो उसमें छोटे छोटे से छेद बना देने चाहिए, ताकि वो जो हवा है वो थोड़ा सा निकलती रहेगी, तो वो ऑक्सीजन जैसे हमारे लिए जरूरी है, सब्जियों के लिए भी जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा। और लहसुन, आलू, प्याज, इन सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उन्हें किसी ठंडे स्थान पर रखना ज़रूरी होता है। लहसुन को अच्छी तरह से हवा लगे, इसलिए उनको किसी जूट की थैली में लटकाकर हम रख सकते हैं ताकि ये ताज़ा बने रहें। इसी तरह से प्याज को भी हम रख सकते हैं लटकाकर। और ऐसा भी देखा गया है कि आलू और प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आलू और प्याज को एक साथ रखा, प्याज गर्म होता है तो उसमें अंकुरण सा हो जाता है आलू में, तो बेहतर है कि आप दोनों को अलग अलग रखें। अक्सर होता है कि हम बास्केट में एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो ऐसा ना करें। कपड़ों की छोटी छोटी थैली भी आप बना सकते हैं अगर फ्रिज में रखने के लिए। कागज की जगह हम कपड़ों की थैली रखेंगे तो वो भी जो पानी है, अतिरिक्त नमी है, वो सुखा देगी और आपकी सब्जियां ज्यादा दिन तक चलेंगी। और इन दिनों अदरक बाजार में खूब आता है, चाय अगर पीनी है तो अदरक के बिना मजा ही नहीं आता। सब सब्जियों में पड़ती है भाई। हाँ, अदरक को अगर स्टोर करना है तो किसी गमले में मिट्टी में दबा दीजिए, तो वो बहुत दिन तक तरोताजा बनी रहती है। आपको जब भी इस्तेमाल करनी है गमले से निकाल लीजिए और एकदम ताजा अदरक आपको मिलेगी। क्या बात है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों का अगर ख्याल रखें तो बहुत दिनों तक हम सब्जियों को, फलों को ताजा रख सकते हैं। ऐसे ही केला जैसे आता है तो जिस तरफ से वो जुड़ा रहता है, हाँ। वहां पर उसको अगर आप एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर उसको ढक देंगे उस स्थान को, तो बहुत दिनों तक पकेगा नहीं या गलेगा नहीं, तो आप ज्यादा दिन तक खा सकते हैं। फिलहाल हम गाना सुन सकते हैं। अभी तुम सिन हो, नादां हो जाने जाना, अभी कम सिन हो, नादां हो जाने जाना, क्या करोगी मेरा दिल तोड़ दोगी मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना, अभी कम सिन हो, नादां हो जाने जाना। बहुत हसीन हो ठहरो, शबाब आने दो, शरीर आंखों में शर्मो हिजाब आने दो, तुम्हारे सामने फिर बेशुमार दिल होंगे, जहां भी जाओगी सदके हजार दिल होंगे, आने वाला है
अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना, अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। गुनाह ठहरेगा सबसे नजर मिलाना भी, बनेगा जुर्म किसी दिन ये मुस्कुराना भी। कभी जो दिल की कसक दर्द बन के उभरेगी उभरेगी, तड़प तड़प के शबे इंतजार गुजरेगी। कोई पूछेगा, हाँ कोई पूछेगा जब, क्या करोगी बहाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना, अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। क्या करोगी मेरा दिल तोड़ दोगी मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना। अभी कम सिन हो, नादा हो जाने जाना। गीत समाप्त हो गया, लेकिन व्यंजन की जो विधियां हैं ना, इतने ढेर सारे हमारे देश में तरह तरह के व्यंजन खाए जाते हैं, अलग अलग जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, तो वो शायद कभी खत्म नहीं होगा जी। और ये सीजन है गोभी का, यानी कि गोभी इन दिनों बाजार में बहुत सारी है, तो गोभी का कीमा किस तरह हमारी सखियां बना सकती हैं, इसके बारे में बता। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हम कागज कलम लेकर तैयार हैं। तो गोभी कीमा बनाने के लिए सामग्री सबसे पहले नोट करना शुरू करिए। गोभी एक पूरा फूल कद्दूकस किया हुआ, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, प्याज 2 लेने हैं बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 4 बारीक कटी हुई, या फिर इसे आप स्वाद अनुसार, हरी मिर्च अगर कम खाते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, सरसों का तेल 2 टेबलस्पून। अगर सरसों का तेल नहीं खाते हैं किसी जगह पर, तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। जीरा आधा टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, शक्कर यानी चीनी 1/4 टीस्पून, काजू किशमिश इसके थोड़े रिचनेस को बढ़ाने के लिए 1 टेबलस्पून, या फिर इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक स्वाद अनुसार। अब गोभी कीमा को बनाना किस तरह है, सामग्री तो ले ली। बनाने के लिए जो कद्दूकस किया हुआ गोभी है, इसको निचोड़ कर इसका पूरा पानी निकाल देना है। फिर जो भी सरसों का तेल या जो भी अन्य तेल लिया गया है उसे गर्म करके इसमें जीरा चटकाएं और हरी मिर्च और प्याज डालकर थोड़ा सुनहरा होने तक इसे भून लें। इसके बाद इसमें टमाटर जो हमने बारीक बारीक काट के लिया है उसे भून लें। धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर ये सभी मसाले डाल दें। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं तो वो डाल दीजिए और गोभी को डालकर थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए और बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि वो नीचे से लगे नहीं, क्योंकि आपने कद्दूकस किया है तो बहुत जल्दी लग सकता है। हाँ, और भारी तल का बर्तन भी लिया जा सकता है जिसमें कम लगे। और फिर जब गोभी थोड़ा सॉफ्ट होने लगे तो इसे आंच से नीचे उतार लें और बाद में हरे धनिये से इसे गार्निश कर लें सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि कद्दूकस किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए साथ में हम मिक्स वेज पराठा बता देते हैं। थोड़ा सा हम गेहूं का आटा लेंगे जितना आपको बनाना है। अगर 100 ग्राम गेहूं का आटा है तो आधा कप मटर के दाने उबले हुए, 1 गाजर लेंगे कद्दूकस की हुई, 1 कप फूल गोभी कद्दूकस की हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का वो भी कद्दूकस कर लीजिए, 1 उबला हुआ आलू लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल सके और उसका स्वाद अच्छा आ जाए, 1 कप पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1-2 हरी मिर्च, लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और स्वाद के हिसाब से नमक ले सकते हैं। इसमें 1 छोटा शायद चाय का चम्मच नमक लगेगा और साथ में घी तेल जो आप उसका सेवन करते हो। तो सबसे पहले पानी में को गैस पर गर्म कर लें, फिर उसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर डालकर 1 उबाल आने तक मध्यम आंच पर रहने दें, यानी हल्की सी भाप लग जाए और उसके बाद उतार लें। जी हाँ, और गैस बंद करके छलनी से में सब उसका पानी छान लें
अलग कर लें और इसके बाद एक बर्तन में आटा छान लें, फिर उसमें उबली हुई गाजर, आलू, पत्ता गोभी, प्याज, फूल गोभी, अदरक, मटर, हरी मिर्च सब डालकर मैश कर लें और फिर जीरा, अजवाइन और नमक मिक्स कर दें। इसी समय आप सब चीज़ें डाल सकते हैं और पानी से नरम आटा गूंद लें। चाहे तो आपने जो सब्जी का पानी निकाला था, अगर पहले आपने उबाल लिया है तो उसका भी प्रयोग कर सकती हैं। आटा जब गुंज जाए तो गैस पे तवे रख के और आटे की लोई बनाकर तिकोना, गोल, जैसे भी आप पराठा बनाना चाहें बनाएं और उसके बाद तवे पर घी या तेल चारों तरफ डालकर मध्यम आंच पर पराठा सेकें। वैसे अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें कच्ची भी प्रयोग में ला सकती हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि लेकिन उसके लिए बहुत बारीक वाला कद्दूकस होना चाहिए और तब उसमें भी आप आटा मार सकती हैं। लेकिन आलू आप ज़रूर उबाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा और उसके बाद आप जैसे भी दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ खाइए और खिलाइए। और बच्चे जब सब्जियां नहीं खाते हैं बहुत सारी, तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि को हल्का सा भाप देके उबाल लिया और मैश करके आटे में गूंद के और फिर उसके पराठे बना दिए। जी हाँ, तो चटपटे इस तरीके से मसालेदार जो पराठे हैं वो अच्छे लगते हैं और फिलहाल गीत भी कुछ अच्छा हो, मजेदार, तो और अच्छा लग जाएगा।
कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी होती है दिलबरों की नायक, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। क्या बात है, हमेशा के लिए या कह सकते हैं सदाबहार नगमा ये। हाँ, और जैतून के तेल की अब हम बात करेंगे तो जैतून का तेल जो है वो सेहत और सौंदर्य दोनों ही दृष्टि से उपयोगी है। क्या बात है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि जैतून का तेल गैस्ट्रोएंटेराइटिस ट्रैक्ट और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से कब्ज में आराम मिलता है और ये विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। तो क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये तो उन्होंने सेहत की बात की, हम बात करते हैं इसी सुंदरता की, बिल्कुल सौंदर्य के ऊपर कि सर्दियों में एकदम चमकदार त्वचा पाने के लिए भी जैतून का तेल कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि रूखी सूखी त्वचा होती है तो उसको चमकदार बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बेजान सी लगती है ना हमारी स्किन सर्दियों की वजह से और इससे हमें छुटकारा पाना हो तो इस तेल का जो भी जिक्र है वो हमारे जहन में एक बार तो जरूर आता है। बिल्कुल, क्योंकि ड्राई स्किन को दूर करने के लिए, यानी कि सूखी त्वचा को दूर करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए, साथ ही जो बहुत सारे अन्य विकार हैं उनको भी दूर करने के लिए अलग अलग तरीकों से जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी त्वचा के लिए, जैसे कि तुम बार बार कह रही हो कि बहुत अच्छा है जैतून का तेल, टोनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बने किसी भी फेस मास्क का इस्तेमाल करने से पहले आप अपना ये टेस्ट जरूर कर लें, देख लें कि त्वचा आपकी किस प्रकार की है, यानी कि तैली है या सूखी है, और तब आप देखें कि किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। क्योंकि चमकती और स्वस्थ त्वचा पाने के लिए जैतून का तेल एक भरोसेमंद तेल तो है, साथ ही कई तरह के फायदे भी हैं इसे। और जैसे कि हम लोग बता ही रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और हानिकारक सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे मदद बचाता है। उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों में भी अगर हम इसका प्रयोग लगातार करेंगे तो उम्र का जो प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है उससे हम जरूर बच सकते हैं। तो इसको हम त्वचा पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बाहरी और भीतरी, यानी कि इसको हम सेवन करके दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन त्वचा पर आप जब इस्तेमाल करें तो जो त्वचा विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तेल में फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे हम बता चुके हैं इस बारे में, तो ये त्वचा को मॉइस्चराइज भी करते हैं, यानी कि नमी भी देते हैं और इसको चिकना, मुलायम और कोमल भी बनाते हैं हमारी त्वचा को। साथ ही त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, सर्दियों का जो रूखापन है उससे बचाता है, और इससे अगर मालिश की जाए तो जो रक्त परिसंचरण है वो सुधर जाता है और त्वचा में एक निखार और चमक, जो कांति है वो लौट आती है, और वो हम सब चाहते हैं। तो इसके लिए हम फेस मास्क बनाने की विधि बता देते हैं। जैतून का तेल लें 1 चम्मच, शहद लें 1 चम्मच और एक बाउल में जैतून का तेल और शहद मिलाएं और दोनों सामग्रियों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। और इस मास्क के इस्तेमाल करने से पहले क्लींजर से अपना चेहरा अच्छी तरह से साफ कर लें और इस पेस्ट को एक साफ ब्रश की मदद से अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक सूखने दें। और अपनी उंगलियों को गर्म पानी से गीला करें और इस पैक से अपने चेहरे पर 5 से 10 मिनट तक गोल गोल करके एक सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें और चेहरे को फिर पानी से धो लें। फिर किसी नर्म तौलिए या सूती कपड़े से, बहुत मुलायम जो हो, उससे अच्छी तरह से अपने चेहरे को सुखा लें। बल्कि ऐसे कहते हैं ना, थपथपा के सुखाएं, न कि उसको रगड़ कर सुखाएं। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे अगर आप इसको सोने से पहले 1-2 दिन पर करती रहें इसका प्रयोग, तो देखिए कितना फर्क आता है। तो ये तो जैतून के साथ शहद का हमने मास्क बताया। एक और इसका मास्क हम बना सकते हैं जैतून का तेल और हल्दी का। तो क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, त्वचा को चमक भी देती है। जो काले दाग धब्बे हो जाते हैं स्किन पर, कील मुहासों के दाग हो जाते हैं, उनको भी हल्का कर देती है। तो इसे बनाने के लिए जैतून का तेल 1 चम्मच, हल्दी 1 चुटकी और दही 1 बड़ा चम्मच, ये मिलाकर हम मास्क बना सकते हैं। तो एक साफ बाउल में इन तीनों ही सामग्रियों को अच्छी तरह से लेकर मिला लें, इसका एक पेस्ट बना लें और ये फेस मास्क बन जाएगा। तो इसे लगाने से पहले चेहरे को साफ कर लें, धो लें और उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा पेस्ट लेकर अपने चेहरे पर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे लगाएं और फिर 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह से छोड़ दें। फिर साफ पानी से धो लें और नरम कपड़े से सुखा लें। फिर इसके बाद
त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं और सप्ताह में 3 बार तक इस प्रयोग को किया जा सकता है। तो भाई ये प्रयोग तो करेंगे ही, और अगर एक गीत सुनने का दिल है, अगर समय रहा तो हम एक मास्क और बता देंगे जी। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रतिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। ये बात तो है कि जैतून का तेल अगर बचपन से प्रयोग में लाया जाए, बच्चों की मालिश भी इससे की जाती है और उनकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है और मजबूती भी आती है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं अपने लोगों की, यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत रहती है मालिश, इसके लिए जैतून का तेल और नारियल का तेल इनको मिलाकर भी हम मास्क बना सकते हैं। इसमें भी क्योंकि नारियल का तेल में भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो समय से पहले जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उन्हें बचाते हैं। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको, जैतून का तेल 1 बड़ा चम्मच, नारियल का तेल 1 बड़ा चम्मच और लवेंडर के तेल की कुछ बूंदें भी आप ले सकते हैं इसमें, और एक बाउल में तीनों चीज़ों को मिला लें, फिर अच्छी तरह से फेंट लें इसको। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि उससे पहले कोई भी मास्क लगाएं, ये तो हम जैतून के तेल के मास्क की बात बता रहे हैं, वैसे भी जब भी आप कोई मास्क लगाएं तो उससे पहले अपना चेहरा खूब अच्छी तरह से साफ कर लें और सोने से पहले इस मिश्रण की कुछ बूंदों को अपने चेहरे पर नाइट क्रीम जैसे लगाई जाती है उस तरह से लगाएं और 2-3 मिनट तक अच्छे से मालिश करें। रोजाना रात में सोने से पहले अगर आप लगाएंगे तो देखिए फिर चेहरा आपका कैसे खिल उठता है। बिल्कुल, क्योंकि सोने से पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो पूरी रात आपके चेहरे पर ही रहेगा। सुबह आप चेहरा धोएंगे तो जो इसके गुण हैं वो ज्यादा अच्छे देर तक रहेंगे। जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अच्छे परिणाम के लिए अब कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए। तो इजाजत ले लें अपनी सखियों से और सभी सुनने वालों से। जी हाँ, बिल्कुल। तो सभी सखियों को, श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार।
सहेली। सखी सहेली।